नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं किसानों की। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर वो लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान इस समय कैश का संकट भी झेल रहे हैं। काफी मेहनत मशक्कत के बाद किसान अपनी उपज मंडी में लेकर आता है, इस उम्मीद के साथ कि फसल बेचने पर उसके हाथ में कुछ नगद रुपए आएंगे तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से खर्च कर पाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों में किसान नकदी के लिए परेशान हो रहे हैं। सरकार दावे कर रही है लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। 35 साल के मुकेश ने आगर मालवा के मंगवलिया गांव में 25 बीघा जमीन पर करीब 40,000 रुपए खर्च कर मसूर की खेती की। अपनी उपज बेचने मंडी आए, लेकिन मंडी सेक्रेटरी के एक आदेश ने मुकेश को दिक्कत में डाल दिया है, क्योंकि भुगतान के लिए मुकेश को बैंक पासबुक और आधार कार्ड लाना था। बताया गया कि बैंक में नकदी की कमी के चलते व्यापारी डिजिटल पेमेंट करेंगे। आज नकद मिल जाएगा तो अपन कोई भी काम कर सकता है, किसी को ब्याज नहीं लगेगा, किसी को कुछ नहीं होएगा, ठीक है ना। वो सामान लेके चले जाएंगे। अब हम बैंक के चक्कर काटेंगे तो कहते हैं आज तो लिंक खराब है, आज वो खराब है, तो क्या दिक्कत आएगी ना वो, ठीक है ना। पेमेंट के लिए तो कम भाव को बेचने पड़ रही और अपन को नकद काम हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। इसी जिले के बड़गांव कलसिया के सुरेश सिंह की भी यही कहानी है। सुरेश कहते हैं नकद डिजिटल भुगतान से उनको दिक्कतें होंगी, बैंक की लाइन में लगना होगा और अपनी जरूरतें वक्त पर पूरी नहीं कर पाएंगे। ये आरटीजीएस की बोल रही पेमेंट की कि आप अपने पासबुक लाओ, बैंक पासबुक, आधार कार्ड वगैरह लाओ, तो वो भी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हम गरीब किसान हैं। यहाँ से अगर मतलब कैश पेमेंट के कारण तो हम फसल बेचने आ रहे हैं। आज किसी को कुछ भी काम है, किसी को शादी है, जो कुछ भी है मतलब, तो यहाँ से कैश पेमेंट नहीं मिलेगा, अपने को आरटीजीएस खत्म डालेंगे वो, तो यहाँ से बैंक में जाएंगे। रविवार, आज ये रविवार फंस गया, आज वो अवकाश है, ऐसे लाइन में लगना 7-8 दिन, हमको पेमेंट नहीं मिलेगा। क्या मतलब कम भाव के कारण, मतलब कैश पेमेंट के कारण तो फसल बेच रहे। आदेश में यह भी लिखा है कि किसान एक ट्रॉली में सिर्फ एक जीन्स लेकर आए। इसको लेकर भी अन्नदाता को एतराज है। कहते हैं ये उनके लिए आर्थिक नुकसान का सबब बनेगा। मैं खुद एक गरीब किसान हूँ। अगर मान के चलो अपन 4-5 किसान मिलकर एक ट्रॉली माल भर के ले आते तो उसका भाड़ा अपने को मतलब सब 50-50 कर लेता था। 200-500 रुपये में अपनी फसल आ जाती है यहाँ पर। अगर मैं खुद ही एक जीन्स से लेके आऊँगा यहाँ पर तो मेरे को 2-2,500 रुपये भाड़ा लगेगा, तो वो तो मेरे को भुगतना पड़ रहा है, वो तो मेरी फसल में ही कटेगा जी, वो नहीं कर पाएंगे अपन। किसानों की परेशानी दाम को लेकर भी है। सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। बीज, खाद, दवाई, मजदूरी, कटाई, मंडी तक लाने के खर्च के अलावा नकद मिलने में भी मुश्किल हो रही है। अगर 400 रुपये उतर गए, हाँ, और टैक्स ये तो परबारा मंडी तो हमारा ऊपर निकाले टैक्स है टोटल मंडी में भी, तो नुकसान आपका हो रहा है और आपका हमारा हो गया नहीं। भारत का अच्छा दिन कब लाएंगे। एक और दिक्कत यह है कि पहले मंडी टैक्स 1.5% से घटाकर 0.5% रह गया, फिर से टैक्स बढ़ा, निराश्रित शुल्क भी लगने लगा। व्यापारी साफ कहते हैं टैक्स बढ़ा है तो वसूलेंगे किसानों की उपज से ही। जो हम माल खरीदी करते हैं और उसमें खर्चा जोड़ लेते हैं। भाई पहले हमको मंडी टैक्स लगता था 1 रुपये 100 रुपये पे 50 पैसे, अब लगता है 1.5 रुपया, तो हम तो 100 रुपये पे 1.5 रुपये खर्चा जोड़ेंगे तो कुल मिला के इसका इफेक्ट कृषक पे आएगा, क्योंकि उसका माल उतना कम भाव बिकेगा। कुछ बैंक के पैसे देने में, कैश देने में परेशानी आ रही है। हालांकि मंडी का मानना है कि डिजिटल पेमेंट और ट्रॉली में एक ही जीन्स की व्यवस्था किसानों की सुविधा के लिए है कि कभी कभी बैंकों द्वारा व्यापारियों को नगद भुगतान नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में किसान लोग अपनी पासबुक और आधार की फोटोकॉपी साथ में लेके आवे। कभी ऐसी घटना होती है कि बैंक द्वारा पैसा नहीं दिया तो उनका भुगतान आरटीजीएस से किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए कि एक ट्रॉली में एक ही जीन्स लाएं तो बड़े कांटों से उनका तोल इजीली करवाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि किसान कल्याण के लिए वो हर संभव काम कर रहे हैं। नकदी की दिक्कत नहीं है, किसानों की मांग के अनुरूप ही काम हो रहा है। पैसे की या कैश की कोई कमी की स्थिति नहीं है, उस पर पूरा व्यवस्था है। पर जो किसान चाहता है कि अपने भुगतान को वो आरटीजीएस के माध्यम से करे, वो उसके लिए पहल करता है, उसके लिए वो व्यवस्था है। कोई चाहता है कैश तो उसके लिए कैश की व्यवस्था है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस का आरोप है ये गलत प्राथमिकताओं का नतीजा है। देखिए, किसान परेशान है। किसान सरकार तो बतौलेबाजों की सरकार है ये। हमने 28 लाख किसान भाइयों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ़ किया था। उस समय तो इससे भी खराब स्थितियां थी, पर मैनेजमेंट के माध्यम से माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सही नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया और एक सबसे पहले प्राथमिकता तय की कि किस वर्ग को सबसे ज़्यादा मदद करना चाहिए। मध्य प्रदेश की 70% आबादी किसानी से रिलेटेड है।
हमने प्राथमिकता तय की, मैनेजमेंट सही किया, उनके कर्जे माफ़ किए, व्यवस्थाएं बेहतर थी। आज सरकार के साधन बढ़ने के बाद भी अगर व्यवस्थाएं बढ़ रही है तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। किसानों के बीच हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है नकदी का इंतज़ाम, क्योंकि इसी से अगले फसल की वो व्यवस्था करता है। ज़ाहिर तौर पर अगर किसान आरोप लगा रहे हैं तो इस मामले पर सरकार को बेहद संवेदनशीलता से सोचना होगा। सिर्फ पारदर्शिता से पेमेंट इसका विकल्प नहीं। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के आंदोलन के बीच बीते 3 महीनों में किसानों की लगातार हो रही मौत चिंता का विषय है। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि प्रदर्शनों के दौरान बीते 87 दिनों में 248 किसानों की मौत हुई है। इसमें से भी ज्यादातर मौत हार्ट अटैक, ठंड और सड़क हादसे की वजह से हुई है। लेकिन इस दौरान 2-3 मामले खुदकुशी के भी हैं। इसमें एक मामला पंजाब के होशियारपुर से आया है, जहां एक किसान परिवार में पिता और पुत्र दोनों ने खुदकुशी कर ली। माना जा रहा है कि ये लोग कृषि कानूनों और कर्ज से परेशान थे। पिता और बेटा अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों ने अपनी जान दे दी। पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार की रात दोनों ने सल्फास की गोली खाकर जान दे दी। 70 साल के जगतार सिंह और 42 साल के कृपाल सिंह सीमांत किसान थे। दोनों ने 2 अलग अलग सुसाइड नोट छोड़े हैं। दोनों ने इनमें केंद्र सरकार पर खेती कानून वापस न लेने और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर उनका 3 लाख का लोन माफ न करवाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने गांव के ही एक सहकारी समिति से 3 लाख का लोन लिया था। दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को लेकर वो चिंतित थे। वो कर्ज में भी थे। अच्छे और मेहनती इंसान थे। दिल्ली प्रदर्शन में भी वो शामिल थे। पंजाब सरकार ने उन किसानों के परिवारों के लिए 5 लाख की मदद देने का ऐलान किया है जिनकी आंदोलन में मौत हुई है। मोगा के 85 साल के गुरबचन सिंह इनमें से ही एक हैं, जिनकी पिछले साल दिसंबर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद की, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी का भी वादा किया था, लेकिन अभी तक मिली नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि पिछले साल 26 नवंबर से चल रहे आंदोलन के दौरान 248 किसानों की मौत हो चुकी है। इनमें से 202 किसान पंजाब के हैं, 36 किसान हरियाणा के हैं, 6 किसान उत्तर प्रदेश के हैं, एक किसान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड के हैं। सबसे पहले तो ऐसा हमारे आइडिया था कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ प्रोटेस्ट, जो इंसानों की कीमत है जो आंदोलनों में, उसको ध्यान में रखा जाए। हमने डाटा रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया जो इस आंदोलन में शहीद हो रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है। पिछले 3 महीनों में करीब 248 किसानों की मौत इस आंदोलन में हो चुकी है। और जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद में बात साफ कही है कि किसानों के परिवारों को इसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अब समय है कि केंद्र सरकार और किसान यूनियन के लीडर्स आपस में बातचीत करें और वार्ता से इस मसले का हल निकालें, ताकि आगे किसी किसान की मौत ना हो। मोगा से तन्मय के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली की रैली में ममता सरकार पर जमकर हमले किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल ने परिवर्तन का मन बना लिया है। हुगली का ये जन सैलाब इसका उदाहरण है। पीएम ने कहा कि यहां पर तुष्टीकरण को बल दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के नेताओं की शान शौकत बढ़ती ही जा रही है। आज की यहां पे ये भी बता दें कि इस सभा में भारी भीड़ उमड़ी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों के जरिए भी आप यहां पर देख सकते हैं कि लोग किस बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने स्टेज पर पहुंचकर सबका अभिवादन किया, केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं भी गिनाई। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक
सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी, ऐसा बंगाल जहां विकास सभी का होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि गांव-गांव में टीएमसी के नेताओं की शानो शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। बंगाल में निवेश के लिए उत्साह की कमी नहीं है, मुसीबत है सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति काफी दिलचस्प होती चली जा रही है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी पुलिस ने उन्नाव में 3 नाबालिग लड़कियों को जहर देने के मामले में ट्वीट करने पर 8 लोगों पर क्रिमिनल केस कर दिया है, जिन पर एफआईआर हुई है। उनमें 2 मीडिया हाउस और 6 लोग शामिल हैं। पुलिस का आरोप है कि इन ट्वीट से अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। आइए देखते हैं कमाल खान की रिपोर्ट। यूपी पुलिस की इस एफआईआर में आरोप है कि उन्नाव की 3 बच्चियों को जहर देने के मामले में जानबूझकर झूठी अफवाह फैलाई गई। एफआईआर में 6 निजी हैसियत से ट्वीट करने वाले और 2 मीडिया संस्थान शामिल हैं। थाना सोहा जनपद उन्नाव में घटित घटना के संदर्भ में सोशल मीडिया पर तथ्यों के विपरीत असत्य एवं भ्रामक सूचनाएं पोस्ट की जा रही हैं। इस संबंध में नीलिम दत्ता आदि 8 के विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद उन्नाव पर मुकदमा अपराध संख्या 161/2021 धारा 153 एवं 66 IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर में शामिल लोगों की ट्वीट पे अलग अलग आरोप हैं। एफआईआर में लिखा है कि नीलिम दत्ता ने ट्वीट किया कि घर के लोगों को उठाकर पुलिस ले गई। घर वालों ने पुलिस पे लगाए गंभीर आरोप। जनजागरण ने ट्वीट किया कि बेटा रास्ते में है और योगी पुलिस ने दोनों बेटियों को दफना दिया। सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया कि पुलिस पीड़िता के पिता को जबरन टांग के ले जा रही है ताकि आधी रात में जबरन लाशों को जला सकें। विजय अम्बेडकर ने ट्वीट किया कि हाथरस के बाद उन्नाव में 3 दलित बेटियों को रेप के बाद जहर खिला दिया। ये पहला मामला नहीं है। अभी पिछले महीने ही कांग्रेस के एमपी शशि थरूर, द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे समेत तमाम लोगों के ऊपर यूपी पुलिस ने मुकदमे किए हैं इन आरोपों में कि उन्होंने 26 जनवरी को हुए किसान आंदोलन को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले ट्वीट्स किए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर इस वक्त मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं बागपत की है, जहां दुकानदार आपस में इसलिए भिड़ गए, 2 गुटों में इसलिए जमकर ये मारपीट हो रही है क्योंकि एक चाट वाले की दुकान पर जो ग्राहक पहुंचा, दूसरे चाट वाले ने उसे अपने दुकान पर बुला लिया, जिसके बाद आपस में दोनों गुटों में इस तरह की मारपीट हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ग्राहकों को लेकर ये पूरी मारपीट हुई है। कहां सुनी से शुरुआत हुई थी, लेकिन बात डंडे मारपीट तक आ पहुंची और पुलिस ने इस पूरे मामले में अब 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।
महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिसे देखते हुए कर्नाटक के इन राज्यों से लगने वाली सीमा को सील कर दिया गया है और बगैर नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के कर्नाटक सीमा में आने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहीं बेंगलुरु में भी चेतावनी दी गई है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करें, नहीं तो लॉकडाउन के लिए वो तैयार रहें। पुलिस और महानगर पालिका के मार्शल्स लोगों को समझा कर परेशान हैं कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार की कोशिशें अपनी जगह है, लेकिन लोगों की बेरुखी अपनी जगह। सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, बल्कि राज्य के किसी भी इलाके में जाए, वहाँ के बाजार में कुछ ऐसे ही हालात आपको देखने को मिलेंगे जैसे कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया हो। मास्क चलने से बस आ जाता है गर्मी को, वो आसान से ज़्यादा खेलती नहीं जल्दी को, मास्क करके बातचीत करना है। सोशल डिस्टेंसिंग इधर नहीं कर सकते क्योंकि जगह बहुत छोटा है, उसलिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते हम लोग इधर, और जाने का आने का भी रास्ता भी बहुत छोटा है, उस कारण से इधर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है करने के लिए। महाराष्ट्र और केरल की कर्नाटक से जुड़ने वाली सीमा सील कर दी गई है क्योंकि इन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चूंकि बाहर से आने वाले लोग सबसे ज्यादा बेंगलुरु, मैसूर और मैंगलोर का रुख करते हैं, ऐसे में एक बार फिर राज्य सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया है क्योंकि राज्य में पिछले 2 महीनों से हालात काबू में हैं और औसतन 500 के आसपास ही मामले सामने आ रहे हैं। कई लोग कोताही बरत रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऐसे में आने वाले वक्त में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम इन्फोर्समेंट बढ़ाने जा रहे हैं और सख्ती भी बरतने जा रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र से आने वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 दिन पुराना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। वहीं यूरोप से कर्नाटक आने वालों के लिए अपने खर्च पर मॉलिक्यूलर टेस्ट जरूरी किया गया है। साथ ही अफ्रीकी देशों के यात्रियों के लिए भी RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।